नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन टेस्ट सीरीज में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉसेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर, तो इस सेशन को जरूर डेली ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस सेशन में जितने भी मैं एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू कवर करवाती हूँ सभी सिलेक्टेड बाय एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो इस सेशन को जरूर डेली ज्वाइन करें। चलिए आज के इस अमेजिंग से सेशन को टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान से रीड करना है और उसका जवाब सोचना है। ठीक है, क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाइटल साइन। यहाँ पे पूछा गया है कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको सही बताना है कि वाइटल साइन का कौन सा पार्ट नहीं है। नॉट पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर, टेम्परेचर वाइटल साइन का पार्ट है। ब्लड प्रेशर यानी बीपी, ये भी वाइटल साइन का पार्ट है। थर्ड है सी ऊंचाई, ये वाइटल साइन का पार्ट नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। और डी ऑप्शन है पल्स, पल्स भी वाइटल साइन का पार्ट है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हाइट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन अ हेल्दी एडल्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि एक हेल्दी, बिल्कुल कुछ बीमारी नहीं है, कुछ बीमार नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी है, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे एक हेल्दी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 97.6 टू 99.6 फ़ारेनहाइट हम नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपको किसी भी पर्सन की बीपी, ठीक है, बीपी को मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज में लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, उसके लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं उसको कहते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फेग्नोमेनोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन को, ठीक है, मेजर करते हैं, एंड इसमें पल्स भी मेजर होती है। सेकंड डी है ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर से हम ग्लूकोज लेवल को मेजर करते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट। यहाँ पे पूछा गया है एक एडल्ट के अंदर नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है। ध्यान रखना, एक एडल्ट के अंदर जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो होती है 60 टू 100, ठीक है, बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट साइट टू चेक बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे पूछा गया है कि बॉडी का तापमान मेजर करने के लिए कौन सी जो साइट है सबसे सटीक मानी जाती है, एक्यूरेट मानी जाती है। ध्यान रखना, वो साइट है रेक्टल। कौन सी साइट है? रेक्टल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है? विच इज कंसिडर्ड द फिफ्थ वाइटल साइन। ठीक है, यहाँ पे ना तो ये पूछा है कि अनकॉन्शियस का बताना है और ना ही ये पूछा है कि कॉन्शियस का बताना है, सिर्फ ये पूछा है कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करेक्ट आंसर लगाना है पेन। क्या? पेन। ठीक है, पेन को हम फिफ्थ वाइटल साइन मानते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता, ध्यान से फोकस करना, अगर यहाँ पे लिखा होता कॉन्शियस के लिए फिफ्थ वाइटल साइन और लिखा होता अनकॉन्शियस के लिए फिफ्थ वाइटल साइन, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्शियस के लिए तो पेन ही होता है। ठीक है, कॉन्शियस के लिए पेन ही होता है, बट यहाँ पे अगर अनकॉन्शियस है
पेशेंट, तो उसके लिए जो फिफ्थ वाइटल साइंस होता है वो पैपिलरी रेस्पॉन्स होता है। ध्यान रखना क्या होता है, पैपिलरी रेस्पॉन्स। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। अगर पूछा जाए कि कॉन्शियस के लिए फिफ्थ वाइटल साइंस क्या होता है, पेन बताना है। अगर पूछे अनकॉन्शियस के लिए फिफ्थ वाइटल साइंस क्या होता है, पैपिलरी रेस्पॉन्स। ठीक है, अगर कुछ ना पूछा जाए तो आपको, ठीक है, कुछ ना पूछा जाए तो आपको नॉर्मल इंसान का, कॉन्शियस इंसान का क्या है, आपको करेक्ट आंसर लगाना है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। What is considered the fifth vital sign in a conscious patient? वही क्वेश्चन आया है जो मैंने ऊपर बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि कॉन्शियस रोगी यानी कॉन्शियस पेशेंट के लिए फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है। ऊपर बताया था, ठीक है, कौन सा है, पेन। ठीक है, कौन सा है, पेन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है, व्हाट इज कॉमनली असेस्ड एज द फिफ्थ वाइटल साइन इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, अनकॉन्शियस रोगी में पांचवा यानी फिफ्थ वाइटल साइंस कौन सा है। ठीक है, ध्यान रखना, ऊपर बताया था मैंने कौन सा है, पैपिलरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या पूछा गया है, what is referred to as the standard fifth vital sign in modern clinical practice। यहाँ पे पूछा गया है कि आधुनिक चिकित्सा में यानी मॉडर्न क्लिनिकल प्रैक्टिस में स्टैंडर्ड फिफ्थ वाइटल साइन, ठीक है, क्या है, कौन सा माना जाता है। ध्यान रखना, जो स्टैंडर्ड वाइटल साइन है वो है, हम SpO2 को मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन नंबर 10, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर SpO2। यहाँ पे पूछा गया है कि SpO2 अगर आपको किसी का मेजर करना है तो उसके लिए आप कौन सा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज में लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या लेना है, पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर से आप SpO2 ले सकते हैं। ठीक है, और स्फेग्नोमेनोमीटर से BP लेते हैं, ऊपर बताया था थर्मामीटर से टेम्परेचर लेते हैं और ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज का लेवल। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द नॉर्मल SpO2 रेंज इन अ हेल्दी एडल्ट। क्या पूछा गया है कि एक हेल्दी पर्सन में SpO2 का जो रेंज होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, उसके लिए SpO2 का जो रेंज होता है वो होता है 95 टू 100। ठीक है, कितना होता है, 95 टू 100 नॉर्मल कंसीडर करते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल साइंस इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग शॉक। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि शॉक की स्थिति में, कंडीशन में निम्नलिखित में से कौन सा वाइटल साइंस सबसे अधिक इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन, क्या ऑप्शन हो जाएगा ए, पल्स। ठीक है, पल्स, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज अमेंडेड इन विच ईयर। क्या पूछा गया है, भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, मेंटल हेल्थ, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट में जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 1987 में। कब, 1987 में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो।
क्वेश्चन नंबर 14 विच फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी EDD किसके द्वारा हम क्या है कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना उसको करते हैं हम नेगलिंस फॉर्मूला से, ठीक है, किससे, नेगलिंस फॉर्मूला से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि टिश्यू में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं। ध्यान रखना उस कंडीशन को हम कहते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। साइनोसिस रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्या पूछा है कि अगर किसी को साइनोसिस हो जाता है, यानी टिश्यू में O2 की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा। ध्यान रखना उस कंडीशन में जो उस इंसान की त्वचा होगी वो क्या है, ब्लू पड़ने लगेगी, ठीक है, यानी नीली पड़ने लगेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलोज डिक्लेरेशन ऑफ स्किन। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वचा का नीला पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो इमिटेशन ऑफ ब्रीदिंग कॉल। क्या पूछा गया है कि ब्रीदिंग की शुरुआत ना होने की स्थिति को क्या कहा जाता है। अगर किसी की जो ब्रीदिंग है उसकी शुरुआत ही नहीं हो रही है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। ध्यान रखना उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्फासिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कॉल्ड। अभी क्या पूछा था कि टिश्यू में O2 की कमी है, अब क्या पूछा है कि पूरे ब्लड में O2 की कमी हो चुकी है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। ध्यान रखना उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सीमिया, ठीक है, क्या आप कहते हैं, हाइपोक्सीमिया। ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन नंबर 19 फ्लूइड accumulation in the tissues is called। क्या पूछा है कि ऊतकों में द्रव एकत्रित होने को क्या कहते हैं। अगर टिश्यू में फ्लूइड, ठीक है, इकट्ठा हो गया है तो उसे क्या कहेंगे। ध्यान रखना उस कंडीशन को हम कहते हैं एडिमा। क्या कहते हैं, एडिमा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, न्यूट्रोफिलिक infiltration and tissue necrosis formation is known as। क्या पूछा गया है कि न्यूट्रोफिल का ऊतकों में प्रवेश और नेक्रोसिस की स्थिति को क्या कहते हैं। ध्यान रखना उस कंडीशन को हम कहते हैं, ठीक है, अब्सेसिस फॉर्मेशन, यानी फोड़े का बनना, ठीक है, क्या है, फोड़े का बनना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन नंबर 21 विच बॉडी सिस्टम इज मोस्ट अफेक्टेड बाय सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, यानी SLE। क्या पूछा है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस सबसे ज्यादा किस अंग यानी किस सिस्टम को प्रभावित करता है। ध्यान रखना SLE सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करेगा, वो है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, किसको, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, डिफ्यूज प्यूरिलेंट इन्फ्लामेशन इन टिश्यू इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि ऊतकों में फैली हुई मवाद युक्त सूजन को क्या कहते हैं। ध्यान रखना जो ऊतकों में फैली हुई प्यूरिलेंट इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं एब्सेस। क्या कहते हैं, एब्सेस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
23 क्या पूछा गया है? व्हाट इज सेलुलाइटिस? यहाँ पे पूछा है कि सेलुलाइटिस क्या होता है, किस कंडीशन को हम सेलुलाइटिस नाम देते हैं। ध्यान रखना, जब स्किन एंड हाइपोडर्मिस इंफेक्शन यानी त्वचा और हाइपोडर्मिस का संक्रमण हो जाता है तो उसी को हम सेलुलाइटिस कहते हैं। ठीक है, डन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एरिसिपेलस इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म? यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एरिसिपेलस किस जीवाणु से होता है। ध्यान रखना, एरिसिपेलस स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट डज द रूल ऑफ नाइन्स रिफर टू इन मेडिकल इमरजेंसी? यहाँ पे पूछा गया है कि रूल ऑफ 9 का उपयोग किसके मूल्यांकन में किया जाता है, यानी किसके इलाज में किया जाता है। ध्यान रखना, रूल ऑफ 9 का यूज हम अगर कोई भी बढ़ जाता है, ठीक है, 1 हो जाता है, जलने का प्रतिशत यानी परसेंटेज निकालने के लिए रूल ऑफ 9 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द वन असेसमेंट इज डन बाय व्हिच रूल? क्या पूछा गया है कि जलन के, ठीक है, जलन के असेसमेंट के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। तो ऊपर ही पता है कि अगर आपको 1 का असेसमेंट करना है तो रूल ऑफ 9 का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। कंडीशन दैट कॉजेज थिन कैनकव नेल्स रेस्ट एज इज लाइक अ स्पून इज कॉल्ड? क्या पूछा गया है कि पतली चम्मच जैसी उभरी हुई किनारे वाली नाखूनों की स्थिति को क्या कहते हैं। ध्यान रखना, उस स्थिति को कहते हैं कॉलोनी किया। क्या कहते हैं? कॉलोनी किया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द ग्राफ्टिंग कॉल्ड व्हेन पेशेंट वन स्किन इज यूज्ड फॉर कवरेज? क्या पूछा गया है कि जब रोगी की अपनी त्वचा का उपयोग घाव ढकने के लिए किया जाता है तो यह इसे क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या है, रोगी खुद है और रोगी अपनी ही त्वचा को घाव भरने के लिए यूज में ले रहा है तो उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखना, उसको कहते हैं ऑटोक्राफ्ट। क्या कहते हैं? ऑटोक्राफ्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ के खुद मरीज अपनी ही त्वचा से अपने ही घाव को ठीक करना चाहता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोक्राफ्ट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्राफ्ट्स एक्सचेंज बिटवीन जेनेटिकली अनरिलेटेड मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज और कॉल्ड? क्या पूछा गया है कि एक ही प्रजाति के परंतु आनुवांशिक रूप से अनरिलेटेड मेंबर्स के बीच स्किन, ठीक है, त्वचा प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं। लोग तो क्या है, एक ही प्रजाति के हैं परंतु आनुवांशिक रूप से रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सदस्यों के बीच अगर स्किन प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे। ध्यान रखना, उसको कहते हैं एलोग्राफ्ट। क्या कहते हैं? एलोग्राफ्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है? सुपरफिशियल अल्सरेशन ऑफ स्किन विथ एवरेशन एंड ब्लस्टर इंडिकेट्स? क्या पूछा है कि त्वचा की सतही अल्सरेशन जिसमें खरोंच और फफोले हो वह अवस्था क्या दर्शाती है। ठीक है, वह कौन सी स्टेज होती है।
ठीक है, ध्यान रखना वह स्टेज होती है स्टेज 2 प्रेशर अल्सर। ठीक है, स्टेज 2 प्रेशर अल्सर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या पूछा गया है? इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यूज अराउंड द नेल इज कॉल्ड। क्या पूछा है कि नाखूनों के आसपास ऊतकों में सूजन को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, अगर आप नाखूनों के आसपास के जो टिश्यू है उसमें स्वेलिंग आ गई है तो उसे कहते हैं पैरोनाइकिया। क्या कहते हैं? पैरोनाइकिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। ब्लैक एंड ब्लू मार्क्स ऑन द स्किन ड्यू टू ट्रॉमा आर कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि चोट के कारण स्किन पर ब्लैक या फिर ब्लू धब्बों को क्या कहते हैं? ठीक है, उन्हें हम कहते हैं खरोच या फिर चकत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रशेस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रशेस। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या पूछा है? व्हाट इज द करेक्ट पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन बोन्स। क्या पूछा गया है कि जलने वाले रोगी की जो द्रव अवस्था है, ठीक है, फ्लूइड रिक्वायरमेंट है की गणना के लिए सही पार्कलैंड जो सूत्र है वो कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही पार्कलैंड सूत्र है 4 ml। क्या? 4 ml मल्टीप्लाई BSA% मल्टीप्लाई बॉडी वेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अगर क्लास पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें क्लास को। क्या पूछा है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर बर्न इन फर्स्ट 24 आवर्स। क्या पूछा है कि जलने के 24 आवर्स के भीतर मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? ठीक है, ध्यान रखना, उसके लिए जो सबसे सामान्य कारण है रेस्पिरेटरी कंप्रोमिस। ठीक है, श्वसन में रुकावट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या पूछा गया है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन बॉर्न आफ्टर 24 आवर्स इज। यहाँ पे पूछा गया है कि 24 घंटे के बाद जलने से मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? जलने के 24 घंटे के जलने के बाद, ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है वो है इन्फेक्शन। क्या है? इन्फेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अराउंड एंड अंडर स्किन इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि त्वचा के नीचे और आसपास के सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, उनके इन्फेक्शन को कहते हैं, ठीक है, सेलुलाइटिस। क्या कहते हैं? सेलुलाइटिस। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्या पूछा गया है? विच डिग्री ऑफ बर्न इज द लीस्ट पेनफुल। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी डिग्री की जलन में सबसे कम दर्द होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर सुपरफिशियल। ध्यान रखना, थर्ड डिग्री में सबसे कम दर्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। विच डिग्री ऑफ बर्न इज द मोस्ट पेनफुल। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी डिग्री की जलन सबसे अधिक दर्दनाक होती है? ध्यान रखना, जो सबसे अधिक दर्दनाक होती है वो होती है सेकंड डिग्री बर्न। ठीक है, क्या होती है? सेकंड डिग्री बर्न। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या पूछा गया है? थर्ड डिग्री बर्न्स आर, यानी कि तृतीय श्रेणी की जलन कैसी होती है? ध्यान रखना, जो तृतीय श्रेणी की जलन है वो होती है डीप, लेस पेनफुल, वट मोस्ट सीरियस, गहरी, कम दर्दनाक, लेकिन सबसे गंभीर होती है। ठीक है, थर्ड डिग्री बर्न। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आज के सभी क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो। तो चलिए मिलेंगे कल। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, टेक केयर। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।